हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डाका फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जिनका अभी 9 तारीख को पेपर था सर टैक्स का, आज सर अपन बैठ के टैक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ इनकम टैक्स पेपर सॉल्व कराऊंगा। सर एक आध दिन रुकिए, मुझे थोड़ा सा टाइम मिलने दीजिए, मैं आपको जीएसटी का भी पेपर सॉल्व करके दूंगा। अभी आप मेरे साथ देखो इनकम टैक्स का पेपर और उसके क्या आंसर्स है, ताकि सर बहुत सारे लोग अपने आप को इवेलुएट कर पाए, उन्हें ये पता चल पाए कि सर क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे टैक्स में पास होने की है कि नहीं है। उसके बेसिस में वो जज कर पाए कि सर हमें ग्रुप 2 की क्लासेस अभी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पिछले 2 दिन 3 दिन में मेरे पास इतने डाउट्स और क्वेरीज आए हैं, बाप रे बाप, कि सर कैसे करे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत सारे आए। तो सर कहीं ना कहीं आज आपको इससे क्लैरिटी हो जाएगी। तो प्लीज ध्यान से देखना इनकम टैक्स का पेपर कैसे सॉल्व किया गया है। सर एमसीक्यू के तो क्वेश्चन मिलते नहीं है तो अपन उसको देख नहीं पाएंगे, पर जो डिस्क्रिप्टिव है उसको मैं आपके साथ बैठ के सॉल्व कर लेता हूँ, तो आपको एक क्लियरिटी हो जाएगी कि सर हमने क्या किया है, आप क्या कर रहे हो, हमें कितना मिल सकता है, और उसके बेसिस में आप प्लान कर पाओ। और फिर भी अगर कुछ लगे तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, फोकस करना, ठीक है। तो सर इनकम टैक्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो इनकम टैक्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था सर पार्ट 2 में, ध्यान देना सर। सर देखो पार्ट 2 सेक्शन है, क्वेश्चन क्या बोलता था सर, देखो 14 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। डॉक्टर रोहन 82 ईयर्स ओल्ड रेजिडेंट सर्जन। सर इसकी एज ध्यान रखना सर, क्योंकि 82 ईयर्स का है और 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। गारंटीड सर टैक्स लायबिलिटी निकालने बोलेगा सर। हैविंग इज नर्सिंग होम इन मुंबई, गिव्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है सर, याद रखना ये पर्सन कौन है, सर्जन है, तो प्रोफेशनल आदमी है सर। ध्यान दो, इसका आपको रिसिप्ट और पेमेंट दिया हुआ है। सर मैं जब अपने स्टूडेंट को असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के क्वेश्चन कराता हूं तो इस टाइप के कई क्वेश्चंस कराता हूं सर, रिसिप्ट और पेमेंट वाले, जहां पर प्रोफेशनल्स की इनकम निकालना होता है। तो उस बेसिस में ही सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप की कहानी है सर। मैंने देखा बहुत मस्त है, इजी है, बट एक दो पॉइंट है जहां पर स्टूडेंट गलती कर सकता है, ध्यान देना सर। सबसे पहले दिया हुआ है आपको ओपनिंग बैलेंस, ओके। याद रखो सर, जब भी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट वाली कहानी होती है सर, तो वहां नेट प्रॉफिट तो होता नहीं है सर, तो वहां पर अपन को प्रॉपर तरीके से इनकम निकालनी होती है। तो सर अपन पहले रिसिप्ट साइड देखते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। फीस फ्रॉम विजिट टू अदर हॉस्पिटल, सर इसको फीस मिली है, बट ये फीस क्या है, नेट है। सर मैंने आपको पहले भी जब क्लासेस में रेगुलर में पढ़ाया था तब मैंने ये बात बताई थी कि जब भी कभी नेट दिया हो तो इसका मतलब सर वहां पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है। और सर ये प्रोफेशनल काम है, तो प्रोफेशनल में सर टीडीएस कौन से सेक्शन में जाता है, 194J। सर कितना परसेंट जाएगा, 10%। तो सर ये नेट दिया हुआ है, मतलब ये टीडीएस के बाद की अमाउंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5,85,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, आगे अपन इसका एडजस्टमेंट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अभी ध्यान दो, फीस फॉर द मार्च 2021 रिसीव्ड इन अप्रैल 2021। मार्च की फीस अप्रैल में रिसीव हुई है कितनी, 85,000। ध्यान दो आगे, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स नेट दिया हुआ है। फिर मजेदार कहानी है सर, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स नेट है, तो सर डिविडेंड में टीडीएस कौन से सेक्शन में है, सर सेक्शन 194। कितना परसेंट है सर, 10% है। तो क्या ये भी टीडीएस के बाद का, यस सर। क्या इसे भी हमें ग्रॉस अप करना पड़ेगा, यस सर। ध्यान देना, फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आपको दिया हुआ है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो सर, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम द रिलेटिव ऑफ पेशेंट्स, वेरी नाइस। सर अगर आपको याद हो सेक्शन 56 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हम ये पढ़ के आते थे सर कि अगर गिफ्ट की अमाउंट 50,000 से ज्यादा रिसीव हो रही है तो टैक्सेबल है। अब यहां पर कितना है सर, 45,000, तो आप बच जाओगे। आगे देखते हैं, होनैरियम फॉर पेंटिंग सर्विसेज इन जय हिंद आर्ट स्कूल। सर ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं, कोई अगर पर्सन होनैरियम वाली सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो आईयूएस में टैक्सेबल होता है, क्योंकि वो उसके बिजनेस का पार्ट नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात सर, यहाँ पर नेट दिया हुआ है, तो सर सर्विसेज के केस में क्या फिर से 194J ही एप्लीकेबल हो जाता है, यस सर। और कितना परसेंट, 10%। तो याद रखना सर ये भी नेट ऑफ टीडीएस है, ये बात का ध्यान रखना। अगला देखो सर, इनकम टैक्स रिफंड, ओ माय गॉड, ये बहुत सिंपल पॉइंट है, बट स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। सर जब इनकम टैक्स एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं होता सेक्शन 40 में, तो इनकम टैक्स रिफंड भी टैक्सेबल नहीं होता। बट इनकम टैक्स रिफंड में जो इंटरेस्ट मिलता है ये टैक्सेबल होता है, कहां पर, आईयूएस में। ये क्लियर हुआ, ये हमने सर रिसिप्ट साइड खत्म किया। अब आते हैं पेमेंट साइड में, देखते सर।
पेमेंट में बोल रहा है सर सैलरी टू स्टाफ, नॉर्मल बिजनेस की बात है। टैक्स एंड इंश्योरेंस, नॉर्मल बिजनेस की बात है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, जब तक इससे रिलेटेड कुछ ना दिया हो हम इसको मान के चलते हैं बिजनेस पर्पज के लिए। परचेज ऑफ टेलीविजन, सर इसमें कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन वाली बातें आने वाली है, तो आगे अपन डेप्रिसिएशन का कंप्यूटेशन देख लेंगे। गिफ्ट टू डॉटर इन लॉ, सर इसने गिफ्ट दिया है, मिला नहीं है, दिया है। अगर गिफ्ट दिया है तो सेक्शन 56 थोड़ी का अप्लाई करोगे सर, तो ठीक है चलो देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दिया होगा तो काम का है, अदरवाइज ठीक है नॉर्मल है। पर ये एज अ बिजनेस एक्सपेंस अलाउ नहीं है, याद रखना सर, गिफ्ट टू डॉटर इन लॉ ये बिजनेस एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर टू प्रॉपर्टी, ओ माय गॉड सर, जब मैं इंटरेस्ट ऑन लोन देखता हूँ वो भी रिपेयर पर्पज के लिए, तो सर सिंपल सी बात है, इसका ट्रीटमेंट दो हो सकता है सर, या तो ये बिजनेस से रिलेटेड होगा और या तो सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अगर ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहा तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 30,000, याद है ना अपन सेक्शन 24 पढ़ के आया है सर। और अगर बिजनेस से रिलेटेड रहा तो पूरा क्लेम कर लेना, समझ आई बात। आगे देखते हैं, पर्सनल मेडिकल एक्सपेंस, ओ माय गॉड, यहीं पर एक पॉइंट है जहां पर मेरे को 99% चांसेस है कि स्टूडेंट गलती की है। पर्सनल मेडिकल एक्सपेंस दिया हुआ है सर, ये आपको पीजीपी में एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। पर सर मेडिकल एक्सपेंस है तो सर क्या मेडिकल एक्सपेंस की डिडक्शन मिल जाती है? यस सर। कौन से सेक्शन में? 80D में मेडिकल एक्सपेंस की डिडक्शन मिल जाती है सर। अब आप बोलोगे सर कितनी मिलेगी? भैया 50,000 ही मिलेगी, क्योंकि सर इसकी एज कितनी है, 82 ईयर्स, तो 60 के अबव है। अगर 60 के अबव है तो कितनी मिल जाएगी, 50,000। सर मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरी आवाज वैसे ही थोड़ी बैठी हुई है, मैं बहुत टायर्ड फील था फिर भी, बट बहुत सारे लोगों के क्वेरीज और मैसेज आए तो मैंने सर ये वीडियो बनाई ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए। तो मेरी वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं है, उस पर थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, कि मेरी आवाज बहुत बैठी हुई है, ठीक है। चलो अगला देखो सर, डिपॉजिट इन पीपीएफ अकाउंट। अब पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट क्या है, अगर आपको याद हो तो इसमें 80C की डिडक्शन मिल जाती है और 1,50,000 तक, ये तो 55,000 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नर्सिंग होम एक्सपेंस, ये बिजनेस से रिलेटेड है। आगे देखो, प्रोफेशनल फीस पेड फॉर कंसल्टिंग सर्विसेज, नो इश्यूज, ये भी बिजनेस से रिलेटेड। परचेज ऑफ फर्नीचर एट होम, इस पे खेल गई इंस्टीट्यूट। परचेज ऑफ फर्नीचर एट होम है सर, घर के लिए फर्नीचर परचेज किया, पर्सनल एक्सपेंडिचर सेक्शन 37 कहाँ अलाउ होता है सर। उसके बाद तो पर्सनल एक्सपेंस दिया हुआ है, तो ये दोनों चीज तो आएगी ही नहीं पिक्चर में, समझ आया। आगे बढ़ते हैं सर, आगे आओ। He keeps his books of account on cash basis, oh my god, ये जो कैश बेसिस बोला ना सर, इसका रिलेवेंस है। देखो सर ये ए वाला पॉइंट है, मैं इसको यहां लिखता हूं सर, देखो देखो ये लिखा हुआ था ना सर, मार्च की फीस अप्रैल में मिली है, इसका यहां पर रिलेवेंस है सर। इसका क्या रिलेवेंस होगा कि सर ये जो 85,000 फीस मिली है ना सर, भले ही ये मार्च की है पर मिली कब है, अप्रैल में, तो क्या ये अप्रैल में टैक्सेबल हो जाएगी? यस सर, ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 में टैक्सेबल हो जाएगी, ये रिलेवेंस है सर। आगे बढ़ते हैं, एंड हैज नॉट ऑप्टेड फॉर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 ADA, थैंक यू बोलो भाई, 44 ADA बंदा ऑप्ट नहीं कर रहा है तो नॉर्मल इसका टैक्स निकालना पड़ेगा। आगे देखो, सैलरी इंक्लूड 60,000 पेड टू सिस्टर हु इज अ क्वालिफाइड नर्स, क्वालिफाइड है नर्स, पेड इन कैश, ओ माय गॉड, ए भाई इसको कैश में पे करने कौन बोला था? अगर याद हो तो सर सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 पढ़ते थे सर, जहां पर ये लिखा होता था सर अगर 10,000 से ज्यादा आपने कैश पेमेंट किया है तो क्या वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाता है? यस सर, वो डिसअलाउ हो जाता है। यहाँ पर कितना पे कर दिया आप कैश में सर, 60,000, क्या ये डिसअलाउ हो जाएगा? यस सर। और ये कहां पर इंक्लूडेड है? सैलरी में, सैलरी में इंक्लूडेड है ना सर। तो चलो सर सैलरी चलते हैं, देखते हैं, टिक मार्क करेंगे सर, काम आएगा, बहुत काम आता है सर। यहां पर जाएंगे, इसको बी लिखेंगे सर, बी वाला एडजस्टमेंट यहाँ पर है, ठीक। अगला देखो सर, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस इंक्लूड 25,000 फॉर द डिनर टू डॉक्टर्स इन अ 5 स्टार होटल। अब देखो सर, ये जो डॉक्टर्स को डिनर प्रोवाइड किया गया 25,000 का, इसको इसने एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में इंक्लूड किया। अब स्टूडेंट के मन में आएगा कि सर ये जो डॉक्टर को प्रोवाइड किया गया है डिनर, क्या ये इंक्लूड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, यहां पर आपका एजम्पशन काम करता है
एजम्पशन काम ये करता है सर कि आप ये मान सकते हो इस एक्सपेंस को कि ये बिजनेस पर्पस के लिए है, और ये भी मान सकते हो ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है। अगर सर मान लो आपने बोला कि एंटरटेनमेंट में ये जो एक्सपेंस हुए 25,000 फॉर डिनर, सर ये मीटिंग में हुआ, मीटिंग में इंपॉर्टेंट था, वहां पर कोई डिनर वगैरह प्रोवाइड किया गया है, तो ये बिजनेस पर्पस है, ये अलाउड हो जाएगा। और अगर आपने बोला नहीं सर ये तो मौज मस्ती घूमने फिरने गए थे, वहां पर डिनर अलाउ किया गया है, तो सर ये डिसअलाउ हो जाएगा। अब यहां पर आपका एजम्पशन काम करता है। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, ये जो एक्सपेंस है सर फॉर डिनर टू डॉक्टर इन अ 5 स्टार होटल, तो सर यहां पर पहले ही इसने क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट एक्सपेंस दिया हुआ है सर, तो ये जो 25,000 है सर, यहां पर इसको आपको बिजनेस पर्पस के लिए मानना चाहिए, क्योंकि सर यहां पर ये बोल रहा है कि कुछ ना कुछ हम पहले ही एंटरटेनमेंट एक्सपेंस करते हैं सर, और वो आपके बिजनेस से रिलेट करता भी है। और सर यहां पर 25,000 जो है वो सर कहीं ना कहीं डिनर के लिए यूज हुआ है, तो सर इसको भी आपको बिजनेस एक्सपेंस जैसा मानना चाहिए और बिजनेस एक्सपेंस जैसा क्लेम करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये ट्रीटमेंट ज्यादा बेटर है। ठीक, बाकी देखते हैं आगे। अभी तो मैं आपको एक बार अपने हिसाब से बता रहा हूँ ये एडजस्टमेंट ये तरीका होना चाहिए। इन केस अगर इंस्टीट्यूट के एजम्पशन में कुछ वेरी किया या चेंज किया, जब सजेस्टेड आंसर आया तो अपन देख लेंगे। अभी तो मेरे हिसाब से सर एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में ये जो डिनर टू डॉक्टर्स है ये आपको अलाउ करना चाहिए एज अ बिजनेस एक्सपेंस एक्सज्यूम करके। आई बात समझ? तो सर ये भले ही एंटरटेनमेंट एक्सपेंस से रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट दिया है सी वाला, बट एज सच कोई अपन को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते सर। आगे आओ। आगे दिया हुआ सर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द रिपेयर टू प्रॉपर्टी इंक्लूड्स 40,000 फॉर हिज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। ओ माय गॉड सर, 40,000 जो आएगा ना वो 24B में कवर होगा, जिसमें आपको मैक्सिमम 30 मिलेगा। पर सर इंटरेस्ट ऑन लोन है कितना, ये भी तो देखो सर। ये कितना है सर इंटरेस्ट ऑन लोन, डी वाला एडजस्टमेंट है 65,000 है। तो बच्चा जो 25,000 है सर, ये 25,000 को आप क्या मानोगे, बिजनेस पर्पस। और अगर आप इसे बिजनेस पर्पस मान रहे हो तो क्या पीजीपी में क्लेम कर लोगे? यस सर, क्लेम कर लोगे। आगे बढ़ते हैं सर। His daughter-in-law earned income of 10,000 from the amount received as gift। ये देखो भाई, ये डॉटर इन लॉ को कहा गया, ये पॉइंट कहा गया, ये रहा। देखो सर, इसने डॉटर इन लॉ को गिफ्ट किया था। डॉटर इन लॉ बहुत स्मार्ट थी सर, उसको कहीं इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करके इनकम हुई है। सर डॉटर इन लॉ को जो गिफ्ट दिया था उस पर कोई क्लबिंग नहीं हुई थी, पर उसी पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया, क्या उस पर क्लबिंग हो जाएगी? यस सर, क्लबिंग वाली बात आ जाएगी सर। तो जो 10,000 की इनकम है ना सर, ये देखो, ये जो 10,000 की इनकम है, क्या ये क्लब हो जाएगी? यस सर, जो डॉटर इन लॉ को पैसा दिया गया है उस पैसे से जो इनकम हो रही है, क्या वो क्लब होने वाली है? यस सर, वो क्लब होने वाली है। आया समझ? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देखो सर, फिक्स एसेट वैल्यू 1 फॉर 2021 की वैल्यू दी हुई है। नर्सिंग होम इक्विपमेंट्स, सर इक्विपमेंट में परसेंट कितना है सर? 15%। मेडिकल बुक्स दिया हुआ है सर, और इंक्लूडिंग एनुअल पब्लिकेशन। सर बुक्स के केस में अपन पढ़ के आए 40% होता है, चाहे कोई भी टाइप की बुक्स हो। ठीक है, लैपटॉप के केस में कितना होता है सर? 40%। बहुत सिंपल। टेलीविजन परचेज फॉर नर्सिंग होम पर्पस ऑन 21 सितंबर एंड इज पुट टू यूज। देखो सर, आपके मजे लिया, पुट टू यूज ऑन 3 अक्टूबर। तो सर आपको 3 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2022 तक देखना है, क्या ये 182 डेज से ऊपर है कि कम है। तो सर अक्टूबर से दिन गिनना चालू कर लेते हैं। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं सर? अक्टूबर में होते हैं 31 डेज। तो 31 में से सर आप देखो 3 अक्टूबर से तो पुट टू यूज चालू कर दियो। तो सर देखो 28 + 1 29 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। सर क्या ये एग्जैक्ट 180 डेज आ रहे हैं? यस सर, एग्जैक्ट 180 डेज। तो क्या पूरा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा टेलीविजन पे? यस सर, पूरा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा टेलीविजन पे। क्लियर हुआ ये सबको? सबको क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? आगे बढ़ते सर। देखो टेलीविजन वाली बात भी दी हुई थी ना, कहाँ गया? ये देखो, परचेज ऑफ टेलीविजन दिया हुआ भी है। आगे बढ़ते सर। He has donated 10,000 टुवर्ड्स पीएम केयर फंड। ओ माय गॉड, अगर आपको याद हो तो पीएम केयर फंड 80G में डिडक्शन मिलती है सर। अब इसकी 80G में कितनी मिलती है सर? विदाउट क्वालिफाइंग, यहां पर विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, और कितना परसेंट? 100%। वेरी सिंपल। आपको बोल रहे सर कंप्यूट द टोटल इनकम टैक्स पेबल, ये दोनों निकालना है एज पर द रेगुलर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आपको ये 115 BAC के हिसाब से नहीं चलना है,
थैंक यू बोलो, थैंक यू बोल दो। आई मेरी बात समझ? चलो सर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, पूरा ध्यान मेरी तरफ रखना, ठीक है? आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जब अपन सॉल्व करेंगे तो सर अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन 1 है सर डिस्क्रिप्टिव का। इसमें आप सबसे पहले क्या करते हो, यहां पर लिखते हो सर कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल, यहां पर अपन लिखेंगे सर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ, कौन है पर्सन, रोहन सर फॉर द असेसमेंट ईयर, ऐसे करके पूरा सेंटेंस फ्रेम करते हो और उसके बाद क्या करते हो सर, कॉलम्स ड्रॉ करते हो, ठीक है? ये तो लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई यार, रुको, लाइन अपन सीधी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक सर, ये हो गया। उसके बाद ये दूसरी लाइन, आप बोलोगे सर 2 लाइन क्यों बनाए? वेरी सिंपल सर, क्योंकि बात ये है कि सर 2 कॉलम होती है, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम। पहले आप दोनों में रुपए लिख लो, फिर यहां पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स। सर आप समझो, अभी मैं फॉर्मेट और मतलब सर उन सब चीजों पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मेन आपको आंसर्स बता रहा हूँ ताकि एक स्टूडेंट अपने आप को सेल्फ असेस कर सके। अब आप मेरे फॉर्मेट पे मत पकड़ लेना सर कि ये चीज मिसिंग है और ये चीज मिसिंग है। अभी अपन फोकस करें कि सॉल्यूशन क्या है, आंसर क्या है, ठीक है? तो ध्यान देना सर। चलो सबसे पहला है सर इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। सर क्या इस क्वेश्चन में कोई सैलरी से इनकम है? नो सर, खत्म बात, ये पहला हिट का खत्म हो गया। अगला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से क्या इनकम वाली बात है? सर यहां पर ना हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्होंने एक चीज दी हुई है, अगर आप ध्यान दो तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन वाली बात दी हुई थी, याद है अपन देखे आए थे इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां पर हमने एक बात सीखी थी सर कि इंटरेस्ट ऑन लोन वाली जो बात है उसमें जो 40,000 का इंटरेस्ट है ये जा रहा है 24B में, और बचा जो सर इंटरेस्ट था वो जाएगा पीजीपी में। सर उसमें भी आप मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना क्लेम कर पाओगे? 30,000। चलो सर, तो सर एक घर जिसकी एनुअल वैल्यू है नील, ठीक है, इसमें आप क्लेम कर सकते हो सर इंटरेस्ट, वो भी मैक्सिमम कितना क्लेम कर पाओगे? 30,000, क्योंकि रिपेयर का केस है, याद है ना, क्योंकि रिपेयर का केस है तो इससे ज्यादा तो क्लेम आप कर ही नहीं सकते। मैंने इसको कैलकुलेशन यहाँ कर लिया, यहाँ कर सकते हो। और आउटर कॉलम में कितना दिखा दोगे सर? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया? 30,000। ये क्लियर हुआ? आगे बढ़ते। अगला है सर इनकम फ्रॉम, अगला है सर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम पीजीपी है सर, इसको आप पीजीबीपी लिखते हो सर, पीजीपी की इनकम निकालना है सर। तो पीजीपी की इनकम निकालने के लिए सर सबसे पहले अपन लिख लेते हैं रिसिप्ट और फिर नीचे आ जाएगा सर पेमेंट। क्लियर है आपको? तो चलो सर रिसिप्ट साइड सबसे पहले देखना स्टार्ट करते हैं। तो सर देखो फीस फ्रॉम विजिट टू अदर हॉस्पिटल, देखो अच्छा ये नेट है ना, तो अपन को ग्रॉस भी करना है, भूलना मत सर। तो अपन लिख लेते हैं फीस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सर, आप एग्जाम में ऐसा मत कर देना, मैं शॉर्ट में भी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी मेन आंसर कंपटीशन आंसर देखना सर। अदर हॉस्पिटल, तो सर इसको मिला है 5,85,000, ये 90 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना होगा करना पड़ेगा यार, 5,85,000 85,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, ये आ जाएगा सर 6,50,000। ठीक, उसके बाद अगला देखो सर, इसको सर रिसीव हुई 85,000 फीस, क्या कैश बेसिस में चल रहा था? यस सर। तो क्या मार्च की फीस अप्रैल में टैक्सेबल है? यस सर। देखो सर फीस 85,000, ये भी हो गया सर। अगला डिविडेंड, सर ये तो आईयूएस में था, फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, क्या ये भी आएगा? यस सर। फीस रिसीव्ड कितनी रिसीव हुई है सर? 10,25,000, 10,25,000, ठीक है। उसके बाद ये तो आईयूएस में चलेगा, ये भी आईयूएस में, ये भी जो 1,500 था ये भी आईयूएस में। तो सर रिसिप्ट साइड में तो और कुछ नहीं है, इससे रिसिप्ट साइड का टोटल कर लेते हैं अपन, 85,000 प्लस 10,25,000, ये आ रहा है सर मेरा आ रहा है 17,60,000। ये क्लियर हुआ? अब चालू करेंगे सर किस साइड की बात? पेमेंट साइड की बात। तो देखना सर अब अपन पेमेंट साइड का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो पेमेंट साइड देखना है, पेमेंट साइड में सर देखो सबसे पहली चीज क्या देखेंगे, इधर ध्यान दो,
आराम से ध्यान दो। सबसे पहला दिया हुआ है सर सैलरी, सैलरी टू स्टाफ से रिलेटेड ट्रीटमेंट भी था सर। चलो पॉइंट नंबर बी देखते हैं, आओ साथ में पॉइंट नंबर बी देखेंगे सर। पॉइंट नंबर बी बोलता था सर सैलरी इंक्लूड 60,000 पेड टू अ सिस्टर हु इज क्वालिफाइड नर्स पेड इन कैश। तो सर क्या ये डिसअलाउ हो जाता था? यस सर। तो जब अपन सैलरी लिखेंगे, सर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये मैं आपको सिर्फ सॉल्व करके बताना चाहता हूं कि आंसर कितना आ रहा है, इसलिए शॉर्ट में सर। तो अपन 60,000 डिसअलाउ कर देंगे, 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट है सर, तो ये आ जाएगा सर 2,90,000। उसके बाद देखो सर अगला दिया हुआ है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स एंड इंश्योरेंस ये आ जाएगा 26,000। इसके बाद अगला दिया हुआ है सर एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। इससे रिलेटेड हमने पढ़ा था सर कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंस जो है क्या ये पूरा अलाउ हो जाएगा? यस सर, ये हमने बोला था पूरा बिजनेस पर्पस के लिए एज्यूम किया है और हम इसको अलाउ कर रहे हैं। अगला दिया हुआ है सर परचेज ऑफ टेलीविजन। देखो सर टेलीविजन, तो सर डिप्रिसिएशन मिलेगा अपन को ऑन टेलीविजन। कितना है सर? टेलीविजन की वैल्यू कितनी है? 48,000 सर, 48,000। और हमने देखा था सर क्या ये 180 डेज कोई लिमिट को सेटिस्फाई करती है? यस सर। तो क्या इस पे डेप्रिसिएशन पूरा मिलता है? यस सर, 15%। देखो सर 48,000 इंटू 15%, ये आ जाएगा सर आपका 7,200, ये डेप्रिसिएशन हो गया। अगला देखो सर अगला दिया हुआ है, ये तो इसका ट्रीटमेंट सर आईयूएस में होगा, जो इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, वो बात की बात है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन सर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन सर रिपेयर पर्पस के लिए था, याद करो सर। 40,000 का ट्रीटमेंट अपन आईएचपी में देखे थे, तो बचा बैलेंस कितना है? 25,000। क्या वो बिजनेस में अलाउ हो जाएगा? हाँ हो जाएगा अलाउ। आगे देखो अगला दिया हुआ सर मेडिकल एक्सपेंस आएगा नहीं, डिपॉजिट इन पीपीएफ नहीं आएगा। नर्सिंग होम एक्सपेंस देखो भाई 3,75,000 नर्सिंग होम एक्सपेंस, ये आएगा सर 3,75,000, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल फीस पेड, प्रोफेशनल फीस पेड भी आएगा सर, प्रोफेशनल फीस पेड 1,20,000, ये भी आ जाएगा सर। उसके बाद परचेज ऑफ फर्नीचर एट होम, मैंने बताया था सर पर्सनल एक्सपेंस नहीं आते, ठीक है, ये अपने रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के पूरे ट्रीटमेंट्स किए। अब नीचे देख लेते कुछ बस तो नहीं है सर, इसका ट्रीटमेंट हो गया, इसका हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन का हो गया सर, ये तो आईयूएस में जाएगा सर, तो यहां सोचो मत सर। फिक्स एसेट वैल्यू 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 नर्सिंग होम इक्विपमेंट 2,20,000, क्या इस पे डेप्रिसिएशन की बात है? यस सर, नर्सिंग होम इक्विपमेंट 2,20,000 और इसका 15% निकालते सर, 2,20,000 इसका 15%, ये आ जाएगा सर आपका 33,000। और है सर, और है, ध्यान दो, और दिया हुआ सर मेडिकल बुक। अब ध्यान दो मेडिकल बुक सर क्या पूरे 35,000 एंड लैपटॉप 40,000, क्या दोनों में 40% है? यस सर, मेडिकल बुक 35,000, इसका भी 40% है, और लैपटॉप है सर ये 40,000 का है, इसका भी 40% है। तो करते हैं यार है सर 14,000 और 40,000 का 40% मेरे ख्याल से 60,000 आएगा, 16,000 आएगा, हाँ जी 16,000। ये अपन ने डेप्रिसिएशन निकाल लिया सर, ये मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा था, भूलना मत, नहीं तो स्टूडेंट बोलेगा सर आप क्या निकाले थे, ये डेप्रिसिएशन है, ठीक। उसके बाद टेलीविजन पे हमने डेप्रिसिएशन क्लेम हो गया, डोनेटेड वाला तो एटीजी में जाएगा, यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो सर हमारी आ गई पीजीबीपी की इनकम, चलो सर पीजीबीपी की इनकम निकालते हैं, ये आ जाएगा आपका 17,60,000 माइनस 2,90,000 माइनस 26,000 माइनस 1,10,000 माइनस 7,200 माइनस 25,000, check, minus 3,75,000 minus 1,20,000 minus 33,000 minus 14,000 minus 16,000। तो सर ये आपकी इनकम आ गई सर 743,800, ये आपकी पीजीपी की इनकम आ गई, इसको आउटर कॉलम में लिख लेते सर, 743,800 ये आपकी पीजीपी की इनकम हो गई। क्लियर हुआ सबको? ये अपन ने सबसे पहले क्या निकाल लिया सर,
एक IHP हो गया, एक PGEP हो गया। सर क्या इस क्वेश्चन में कोई कैपिटल गेन वाली बात है? नो सर, इस क्वेश्चन में कोई कैपिटल गेन वाली बात नहीं है, पर सर IOS वाली तो बहुत बात है। तो सर कैपिटल गेन में तो डैश कर दो सर, पर IOS की इनकम तो है सर इस क्वेश्चन में। चलो सर IOS की इनकम ढूंढेंगे। आओ सर, IOS की इनकम में हमने सबसे पहले डिविडेंड देखा था सर, तो डिविडेंड सर नेट है, चलो ग्रॉस करेंगे। तो डिविडेंड लिखते हैं सर, पहले लिखते हैं डिविडेंड 18,900, ये 90 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना? 18,900 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, ये आ जाएगा सर 21,000। डिविडेंड की इनकम 21,000, ठीक। उसके बाद अगला देखो, ध्यान देते रहना सर, नहीं तो IOS की इनकम में गड़बड़ कर जाओगे। गिफ्ट, सर गिफ्ट मैंने बोला था सर 50,000 से कम है, कहानी खत्म हो गई। होनारियम, होनारियम जय हिंद आर्ट स्कूल से मिला सर, ये भी नेट था, ये भी नेट था। तो सर देखो पेंटिंग सर्विसेज लिख लेते हैं अपन, अभी आसान भाषा से समझने के लिए। पेंटिंग सर्विसेज किस लिए? होनारियम के लिए। कितना है सर? 22,500 है सर। क्या ये भी 90 के बराबर है? यस सर। तो 22,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, ये आ जाएगा सर 25,000 टैक्सेबल। उसके बाद आगे देखते हैं सर, इंटरेस्ट, इनकम टैक्स जो रिफंड हुआ उसका इंटरेस्ट भी मिला है सर, ये भी आएगा। इनकम टैक्स का इंटरेस्ट कितना? 1,500 का, क्या ये भी इनकम में आ जाएगा? यस सर। और कुछ और कुछ और कुछ, यस। गिफ्ट टू डॉटर वाला पॉइंट याद है? इसने सर गिफ्ट किया 60,000 का डॉटर इन लॉ को, और डॉटर इन लॉ ने बहुत स्मार्ट थी, बहुत स्मार्ट थी, तो उसने क्या किया सर? इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करके कितना कमा लिया? 10,000। क्या ये क्लब हो जाएगा? यस सर, क्लब हो जाएगा। तो ये जो गिफ्ट वाला है, डॉटर इन लॉ को इनकम हुई है 10,000 की, ये भी क्लब हो गई। क्लियर हुआ? इसके बाद मेरे ख्याल से IOS में ये रिसिप्ट और पेमेंट में तो कुछ नहीं बचा है, नीचे देख लेते सर, नीचे कोई अमाउंट नहीं छूट जाना चाहिए। अपन ने डॉटर इन लॉ का ट्रीटमेंट कर लिया सर, नर्सिंग वाला ट्रीटमेंट हो गया है, टेलीविजन वाला बाद में आएगा, डोनेशन वाला बाद में आएगा। तो सर IOS की इनकम देख लो कितनी आ रही है हमारी, इसको करते हैं सर 21,000 प्लस 25,000 प्लस 1,500 प्लस 10,000, ये आ जाएगा सर 57,500। सर ये आप आउटर कॉलम में लिख दीजिए 57,500। समझ आया? अब मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि एक बार ना अमाउंट अपन देख पाए। अच्छा ये जो है ये नेगेटिव है ना, भूलना मत। पता चला सर पॉजिटिव में ले लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट माइनस किए तो माइनस करके IHP में नेगेटिव में आ गया। सर तो क्या IHP का लॉस PGP से एडजस्ट हो सकता है? बिल्कुल फॉर श्योर एडजस्ट हो सकता है। तो सर हमारी इनकम है 7,438,000 माइनस 30,000 कर सकते हैं सर, और प्लस कर सकते हैं सर 57,500। तो ये हमारा आ जाएगा सर, इनकम आ जाएगी 771300। आप पहले ये बताओ सर, आपको ये समझ आया कि नहीं सर? ग्रॉस टोटल इनकम हमारी ये आ रही है, क्योंकि ये समझना जरूरी है सर। अब माइनस करेंगे सर डिडक्शंस, क्योंकि क्वेश्चन में डिडक्शंस भी है। चलो सर डिडक्शन देखते हैं, आओ क्वेश्चन में डिडक्शन ढूंढना चालू करते हैं। तो रिसिप्ट साइड में तो कोई डिडक्शन नहीं थी, पेमेंट साइड की बात करते हैं सर। पेमेंट साइड में तो डिडक्शन में ध्यान दो, ये देखो सर मेडिकल एक्सपेंस 80,000, सॉरी 80D में दिया हुआ है 70,000, पर मेडिकल एक्सपेंस मिलेगा कितना? मैंने आपको बोला था सर, ये आपको पहले तो 80C भी है और 80D भी है। 80D में सर मेडिकल एक्सपेंस कितना मिल जाएगा आपको? मैक्सिमम 50,000, और 80C में भी इसने इन्वेस्ट किया था PPF में 55,000। वेरी गुड। तो PPF में जाएगा 55,000, ये क्लियर हुआ। इसके बाद नर्सिंग होम आएगा नहीं सर, प्रोफेशनल फीस में हमने ट्रीटमेंट कर दिया, ये आता नहीं है सर। पर्सनल एक्सपेंस आते नहीं है। आगे देखते हैं सर, ये तो आएगा नहीं, एंटरटेनमेंट का ट्रीटमेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन का हो गया, डॉटर इन लॉ का ट्रीटमेंट हमने कर लिया सर। फिक्स्ड एसेट वाला ट्रीटमेंट हो चुका है, टेलीविजन वाला डोनेटेड 80G, चलो 80G में आएगा सर, डोनेशन दिया है जो PM केयर फंड में, तो ये 10,000 का और क्लेम कर लिए। तो सर हमारी जो इनकम थी 771300, इसमें सर हम क्या करेंगे? डिडक्शन माइनस कर लेंगे, माइनस 55,000 माइनस 50,000 माइनस 10,000, ये आ जाएगा सर 6,500।
हाँ 656300 ये हमारी टोटल इनकम आ गई। समझ आया सबको? ये हमारी टोटल इनकम आ गई। अब हमको क्या निकालना है? टैक्स लायबिलिटी। भाई क्वेश्चन में टैक्स लायबिलिटी भी तो बोला है ना सर। ये देखो, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड द टैक्स पेबल। आपको टोटल इनकम भी निकालने बोला है और टैक्स पेबल भी निकालने बोला है। तो सर जब आप टोटल इनकम निकालोगे तो एक बात ध्यान रखना सर, ये बंदे की एज कितनी थी? 82 ईयर्स। तो सर इसमें अपन स्लैब अप्लाई करेंगे, अभी मैं रफ में बना के बता रहा हूँ सर। तो देखो ये इसकी टोटल इनकम आ गई। अब अपन को क्या निकालना पड़ेगा? टैक्स। वेरी सिंपल सर, अब अपन आराम से टैक्स निकाल सकते हैं। टोटल इनकम आई, टोटल इनकम में ध्यान देना सर, टोटल इनकम आ गई। अब टैक्स लायबिलिटी निकालना है, बहुत सिंपल है सर। इस पर्सन की एज कितनी है? 82 ईयर्स। तो सर अगर बंदा 82 ईयर्स का है तो अपन क्या करेंगे सर? स्लैब लगाएंगे। और स्लैब कैसे लगेगा सर? पहले 5 लाख तक नील है, ठीक है, नील है। बचा कितना सर? 656300 माइनस 5 लाख, ये कितना बचा? 156300। जो बचा बैलेंस है उस पर कितना परसेंट है सर? 20%। तो इसका 20% आ जाएगा आपका 31260। इसमें अपन क्या ऐड कर देंगे सर? 4% एजुकेशन सेस। मैं ऐड करके बता रहा हूं, 4% क्या आ जाएगा सर? 32510.4। अब सर क्या हमने टीडीएस का भी पेमेंट्स किया है? यस सर, टीडीएस का भी पेमेंट हुआ है सर। हमारा टीडीएस कटा है सर, ध्यान दो सर। अगर आपको याद हो तो देखो, एक सबसे पहले है सर फीस फॉर विजिट टू अदर हॉस्पिटल। क्या इसमें हमारा टीडीएस कट गया था? यस सर। इसमें हमारी ग्रॉस अमाउंट आई थी 6,50,000 और हमारा यहाँ पर टीडीएस कटा था। तो 6,50,000 माइनस 5,85,000, ये होता है सर 65,000। तो 194, देखो पहला टीडीएस कटा था हमारा 194 जे में, कितने अमाउंट का सर? 65,000 का। वेरी नाइस। इसी से पता चल रहा है सर इस बंदे का क्या आने वाला है? रिफंड आने वाला है। फिर भी आगे देख लेते हैं इसका। देखो सर अगला टीडीएस क्या डिविडेंड में कट गया था? यस सर, ये आया था सर 21,000 ग्रॉस अमाउंट और 18,900, तो 2100 सर। 2100 का डिविडेंड में टीडीएस कट गया था, ये था 194 में 2100 का टीडीएस कट गया था डिविडेंड में। अगला आगे और ध्यान दो सर, एक जगह और हमारा टीडीएस कटा था, वो था होनारियम में। होनारियम के केस में सर नेट दिया हुआ था, तो क्या हमारा टीडीएस कट गया था? यस सर। यहां पर ग्रॉस अमाउंट थी 25,000, तो कितने का टीडीएस कट गया था? 2500 का। ये भी 194 जे में टीडीएस कट गया था 2500 का। तो इसको अपन माइनस कर लेते हैं, 32510.4 माइनस 65,000 माइनस 2100 माइनस 2500। तो सर मेरे हिसाब से तो इस बंदे का रिफंड आ रहा है सर 37,089.6, जिसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो, बट इस बंदे का क्या आएगा सर? रिफंड आएगा। ये समझ आया? समझ आया? ये हमने क्या कंप्यूट कर लिया इस बंदे का? टैक्स लायबिलिटी। टैक्सेबल इनकम हो गई, टोटल इनकम भी आ गई और टैक्स लायबिलिटी भी आ गई। टैक्स पेबल नहीं है सर इसके, इसमें इसका रिफंडेबल है, ठीक। What will be the total income and the tax payable if you opt for the provision of 44 ADA? भैया अगर ये बंदा 44 ADA ऑप्ट करता है तो सर इसके लिए फिर ये सब जो एक्सपेंस वाली बात है ये सब तो देखना ही नहीं है सर। 44 ADA में याद है ना सर, प्रोफेशनल इनकम जो भी होती थी उसका 50% क्या होता था? अपन इनकम मान लेते थे और उस पर टैक्स लगता था। तो सर देखो इसको कहाँ से पैसा मिला है, एक ध्यान देना सर, अभी इंपॉर्टेंट है। पहला 6,50,000 था सर, तो अपन ऐड कर लेते हैं 6,50,000 प्लस इसको और भी फीस रिसीव्ड हुई है कितनी? 85,000 की। 85,000 प्लस सर और भी फीस रिसीव्ड हुई है कितनी? 10,25,000 की। तो 10,25,000 सर, तो इसकी टोटल आ रही है इनकम। बेसिकली अगर देखा जाए तो इन तीन को मिला के बोल रहा हूं सर मैं, ये वाली इनकम सर, ये वाली इनकम है 17,60,000 और इसका 50% 44 ADA में, इसका 50% हो जाएगा सर 8,80,000। ये इसकी टोटल इनकम आ जाएगी। समझ आया? ये इसकी क्या आ जाएगी? टोटल इनकम। कोई एक्सपेंस वगैरह तो ट्रीट करते ही नहीं अपन। तो 8,80,000 अगर इसकी इनकम आ गई तो सर ये देखो अपन जो पूरा पीजीपी पूरा कंप्यूट कर रहे थे उसके हिसाब से इसकी टोटल इनकम इतनी थी, और जब 44 ADA अप्लाई किए तो उसकी टोटल इनकम 8,80,000 थी। अब मेरे हिसाब से तो सर कॉमन सेंस स्टूडेंट के हिसाब से भी सर क्या ये बेनिफिटेबल है कि इसको पूरा पीजीपी फॉलो करना चाहिए? यस सर, क्योंकि आप ध्यान दो आगे क्वेश्चन में वो पूछा है।
विल इट बी मोर बेनिफिशियल फॉर हिम टू अडॉप्ट 44 एडीए? नो सर। अगर ये पूरा पीजीपी फॉलो करता है तो उसकी इनकम कम आ रही है, बेटर है सर कम टैक्स आएगा। समझ आया? ये मैंने आपको पूरा पहला क्वेश्चन बताया, क्लियर हुआ? अब अपन क्वेश्चन 2 में मूव करेंगे, पूरा ध्यान दो सर। एक एक क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर रहा हूं सर, एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं, विश्वास करो, ध्यान दो, इधर फोकस करो सर। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या कहानी थी, ताकि आपको समझ आएगा कहां पर गड़बड़ है। अगर कोई स्टूडेंट की कोई एक आध पॉइंट गलती हो भी गई होगी तो हड़बड़ाना मत, स्टेप मार्किंग मिल जाएगी सर। 14 में से भी स्टेप मार्किंग में आपको 7, 8, 10 तक मिल सकता है, तो हड़बड़ाना नहीं है। कोई स्टूडेंट का अगर एक आध पॉइंट गलत हो भी गया तो ठीक है। चलो अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन 2 का ए क्या बोलता है, देखो। मिस्टर सार्थक एन इंडिविजुअल एन इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, कहां पर रह रहा है? अब्रॉड में, दुबई में। अ टैक्स हेवन, मतलब जहां पर टैक्स नहीं लग रहा है। सिंस ईयर 2005 एंड नेवर केम टू इंडिया फॉर अ सिंगल डे, इंडिया में एक दिन भी नहीं आया। ध्यान रखना सर, 2005 के बाद से ये इंडिया में आया ही नहीं, आया ही नहीं। ध्यान देना सर। सिंस देन अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसके बाद भी ये इनकम कमा रहा है। देखो सर, इनकम एक्रूड एंड अराइज इन दुबई, नॉट टैक्सेबल इन दुबई। सर दुबई में पैसा कमा रहा है, और सर ध्यान दो, एक बात समझो सर, अगर कोई बंदा इंडियन सिटीजन है, ठीक है, ध्यान से सुनना सर, अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है तो सर हम उसको इंडिया में टैक्स तभी लगाने की बात करते हैं। याद है, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो 60 डेज प्लस 365 डेज वाली कंडीशन पढ़ते थे। 60 डेज के 3 एक्सेप्शन होते थे सर, जहां पर तीसरा वाला ये होता था सर कि अगर वो इंडियन सिटीजन है, विजिट टू इंडिया हो, या फिर सर वो बॉर्न इन इंडिया वाला केस था, तो सर वो केस में बात होती थी। अब ये बंदा इंडियन सिटीजन तो है, बट ये इंडिया में एक दिन भी नहीं आया है, एक दिन भी नहीं आया है। तो ध्यान से समझो सर, समझो, पहले तो अपन को बताना पड़ेगा ना सर, तभी तो अपन डिसाइड कर पाएंगे उसकी इनकम कहां पर टैक्सेबल है। तो इनकम एक्रूड और राइज इन दुबई, नॉट टैक्सेबल इन दुबई, दुबई में ये इनकम टैक्सेबल नहीं है। इनकम एक्रूड और राइज इन इंडिया, सर ये तो टैक्सेबल है, चाहे नॉन रेसिडेंट हो तो भी ये टैक्सेबल है। इनकम डिक टू एक्रू और राइज इन इंडिया, ये भी टैक्सेबल है। ये दोनों तो इंडिया में आंख बंद करके टैक्सेबल है, चाहे कोई भी हो सर। इनकम अराइजिंग इन दुबई फ्रॉम अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, ओ भाई अपन पढ़ के आए थे सर, अगर इनकम आपको हो रही है फ्रॉम अ बिजनेस प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो वो रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होती है, नॉन रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होती है। तो सर इस बंदे के हाथ में टैक्सेबल होगी कि नहीं, सार्थक के हाथ में टैक्सेबल होगी कि नहीं, ये डिटरमाइन उस बेसिस में होगा सर कि उस बंदे का क्या रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो देखो सर, हमें बोला है पहले डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ सार्थक, तो सर सार्थक का अपन क्या निकालने जाएंगे? रेसिडेंशियल स्टेटस। अब रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए आप सिंपल सी बात समझो सर, ये बंदा है इंडियन सिटीजन, ठीक है, और सर ये बंदा इंडिया कभी आया ही नहीं। ये बंदा जब इंडिया कभी आया ही नहीं, तो इसके लिए सर आप सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 और उसके एक्सेप्शंस तो अप्लाई नहीं कर पाओगे सर। 182 डेज प्लस 365 डेज या 120 डेज प्लस 365 डेज, ये तो अप्लाई कर ही नहीं पाओगे क्योंकि ये तो था ही नहीं। पर अगर आपको याद हो तो एक और सेक्शन अपन पढ़ते थे सर, सेक्शन 6(1)(a), याद है, डीम्ड रेसिडेंट वाला एक सेक्शन हुआ करता था, जहां पर अपन ये बोलते थे कोई बंदा इंडियन सिटीजन है और सर इंडिया में उसकी इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा हो रही है अदर देन फॉरेन इनकम, और सर वो किसी और कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो सरकार बोलती थी हम उसको क्या मानते हैं? डीम्ड रेसिडेंट है। और एक बार कोई बंदा डीम्ड रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया तो सरकार बोलती थी हम उसको रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लेते थे। ये याद आया? याद आया सबको? तो समझो सर, अगर ये बंदा रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया तो सर ये बंदा डीम रेसिडेंट की कैटेगरी में रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अब ध्यान देना सर, अब इसकी इनकम अपन देखना चालू करते हैं। पहला 20 लाख तो टैक्सेबल ही नहीं हो सकता सर, ये टैक्सेबल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? इनकम एक्रूड और राइज इन दुबई, नॉट टैक्सेबल इन दुबई। तो सर ये इनकम आप इंडिया में क्यों टैक्सेबल करोगे? ये टैक्सेबल आपको करना ही नहीं चाहिए। ये समझ आ रहा है? अगला देखो सर, इनकम एक्रूड और राइज इन इंडिया, सर क्या ये टैक्सेबल है? यस सर। क्या ये भी टैक्सेबल हो जाएगी? यस सर। इनकम अराइजिंग इन दुबई फ्रॉम अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, क्या ये भी टैक्सेबल है? यस सर। अब ये 3 इनकम अगर हम चेक करें तो ये 3 इनकम के बेसिस में इसका कितना हो जाता है सर? इस बंदे का हो जाता है 23 लाख। 23 लाख। तो सर
क्या 15 लाख से ज्यादा हो गया? यस सर। अब 15 लाख से ज्यादा हो गया तो आप ये डीम्ड रेसिडेंट वाला भी प्रोविजन अप्लाई कर सकते हो सर। अगर 15 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करता तो सर फिर तो बात ही नहीं आती सर कि आप डीम्ड रेसिडेंट वाला भी सेक्शन अप्लाई कर पाते। समझ आ रहा है? क्लियर हुआ ये सबको? बेटा दिमाग में, बहुत इजी क्वेश्चन है सर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसका रेसिडेंशियल स्टेटस पहले रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट था, ये सिंपल है। फिर उसके बाद सर टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी सर उसकी? 23 लाख, जो इंडिया से डिराइव हुई है, इंडिया में टैक्सेबल है। अगला, व्हाट वुड योर आंसर इफ द इनकम अराइजिंग इन दुबई फ्रॉम अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया इज 2 लाख इंस्टेड ऑफ 10 लाख? ये बोल रहे भैया ये 10 लाख नहीं है, ये 2 लाख है। अगर ये 2 लाख है तो कितना हो जाएगा सर? ये टोटल ये तीनों को मिला के हो जाएगा 15 लाख। और सर अगर ये 15 लाख है तो क्या ये 15 लाख से ज्यादा एक्सीड कर रही है? नहीं सर। अगर ये एक्सीड नहीं कर रही है तो आप इसको डीम्ड रेसिडेंट की कैटेगरी में कवर नहीं कर पाओगे, और कवर नहीं कर पाओगे तो जो सार्थक है वो सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। समझ आई है मेरी बात? सार्थक सेकंड वाले केस में नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? व्हाट वुड बी योर आंसर? आंसर क्या चेंज हो जाएगा? यस सर, आंसर चेंज हो जाएगा। सार्थक नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाएगा, और एक बार नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया, ये तो वैसे भी टैक्सेबल नहीं है, दुबई की बात है सर। उसके बाद सर उसकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? एक ये 5 लाख और ये 8 लाख, इवन ये वाली भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तो सर सार्थक के केस में सिर्फ 13 लाख की इनकम टैक्सेबल होगी अगर ये बंदा नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया तो। आया समझ? आगे देखो, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर सार्थक born in Dubai and his parents were born in India? सर इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता सर कि इसके पेरेंट्स इंडिया के थे और ये बॉर्न कहाँ हुआ है? दुबई में। इससे फर्क नहीं पड़ता सर। ये पर्सन तो अगर उसकी इनकम, ध्यान से सुनना सर, अगर ये बॉर्न दुबई में भी हुआ है और सर इसके पेरेंट्स इंडिया में भी है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर इसकी इनकम 15 लाख से एक्सीड नहीं करी तो सर वो तो डीम्ड रेसिडेंट की कैटेगरी में भी कवर नहीं हो सकता। तो क्या ये बंदा अभी भी नॉन रेसिडेंट कहलाएगा? यस सर। और अभी भी फिर इसकी इनकम के टैक्सेबल 13 लाख की आएगी? यस सर। तो क्या ये दोनों केस में सेम आंसर होने वाला है? यस सर, ये दोनों केस में सेम आंसर होने वाला है। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट आता है, दिक्कत आती है, बट रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन था, बहुत इजी था सर। क्लियर हुआ सबको? क्योंकि अगर ये दुबई में ही बॉर्न हुआ है, दुबई में ही रह रहा है, इंडिया आ ही नहीं रहा है, तो बड़ा वैसी बात है सर ये नॉन रेसिडेंट है। और अगर ये नॉन रेसिडेंट है तो उसकी इनकम 13 लाख है, और अगर ये 13 लाख है तो सर सिंपल हमने बता दिया, इसका कंप्यूटेशन कर लिया। क्लियर हुआ सबको? अब देखते हैं सर इसका अगला क्वेश्चन, सेकेंड का बी। अब ध्यान देना सर, क्योंकि सेकंड का भी जो क्वेश्चन है सर वो सैलरी के ऊपर है, तो सैलरी के ऊपर कंप्यूटेशन है। ध्यान देना, इजी था क्वेश्चन, बट कई स्टूडेंट को डाउट आ सकता है, तो ध्यान देना, फोकस करना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? मिस्टर बी इज अ सेल्स मैनेजर इन PQR लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22। ही हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग टुवर्ड्स हिज सैलरी एंड अलाउंस। मतलब सैलरी का क्वेश्चन है। देखो बेसिक पे दिया हुआ है 85,000 पर मंथ अप टू दिसंबर 2021 एंड देयर आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 2,000 पर मंथ। सर सैलरी का क्वेश्चन है, साथ साथ लिखते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। तो देखो सर यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि स्टूडेंट यहाँ पर ये लिख लिया होगा, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर बी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ पर लिखे होगे इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर बी फॉर द असेसमेंट ईयर, ऐसे करके आपने पूरा लिखा होगा। उसके बाद सर हमने आगे बनाना स्टार्ट सॉल्व किया। देखो पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। अब चालू करते हैं सर बेसिक सैलरी से। बेसिक सैलरी कितनी दी हुई है सर? आपको दी हुई है 85,000 दिसंबर तक है ना, 85,000 दिसंबर तक है, मतलब ये है 9 महीने प्लस उसकी सर 2,000 इंक्रीज हो जा रही है सैलरी, तो सर ये हो जाएगा 87,000 इंटू 3, तो ये आ जाएगा सर 85,000 इंटू 9 मेमोरी प्लस 87 इंटू 3, ये आ जाएगा मेमोरी प्लस, ये आ जाएगा सर 10,26,000। ये इसकी बेसिक है। अब बात करते हैं डीए की। अगला देखो साथ साथ लिखते जा रहा हूं सर। डीए दिया हुआ है सर 40% ऑफ बेसिक पे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। इन्होंने बोला सर डीए 40% है और वही फॉर्मिंग पार्ट वाला है। वेरी गुड, थैंक यू सर।
तो ये जो 10,26,000 सैलरी आई है इसका 40% ही डी है, तो इसका 40% ये आ रहा है सर 410400। ये क्लियर है। आगे देखो सर, इसके बाद दिया हुआ है बोनस। बोनस दिया हुआ है सर 1 मंथ बेसिक पे बेस्ड ऑन द सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग द जनवरी। जनवरी में अपन ने कितनी सैलरी विड्रॉ की है सर 87,000, क्योंकि दिसंबर तक कितनी थी सर 85 थी, तो सर बोनस कितना है 87,000। देखो बोनस 87,000, ठीक है, बोनस हो गया। उसके बाद देखो he contributes 14% of his basic pay and DA towards his recognized provident fund. Oh my god. And his employer contributes the same amount. सर 12% तक तो exempt है, बट 12 से ज्यादा हो जाता है तो टैक्सेबल है। तो सर यहाँ पर 14% इसने कंट्रीब्यूट किया है, तो सर क्या 2% टैक्सेबल हो जाएगा? यस सर 2% टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो सर इसका बेसिक देखो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 2% टैक्सेबल हो जाएगा, कितने का 10,26,000 प्लस 410400, ये दोनों को मिलाओ, प्लस 10,26,000, इन दोनों का 2%। सर ये आ रहा है सर 28,728। अब एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आएगा सर वो एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका क्या करेंगे? ये एम्प्लॉयर का सर, एम्प्लॉयर का। सर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का क्या करेंगे? सर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की आपको एटीसी में डिडक्शन मिलती है, भूल गए हो क्या? ये एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉयर का टैक्सेबल होता है सर। आगे बढ़ो सर। उसके बाद ये हुआ सर ट्रेवलिंग अलाउंस। सर ट्रेवलिंग अलाउंस 5,000 पर मंथ टुवर्ड्स ऑन ड्यूटी टूर्स। सर क्या ऑफिशियल पर्पस है? यस सर। अगर आपको याद हो तो ट्रेवलिंग अलाउंस हम ये पढ़े थे सर, ये पार्टली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आता था। मतलब अगर ये सर अगर ये ट्रेवलिंग अलाउंस जो मिला है अगर ये पूरा खर्चा हुआ है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाता था, अगर ये खर्चा नहीं हुआ है तो ये टैक्सेबल होता था। तो सर ट्रेवलिंग अलाउंस आपको सिर्फ 5,000 दे दिया। अब ये नहीं बताया सर कि इस बंदे ने एक्सपेंडिचर एक्चुअली में किया है कि नहीं किया है। तो अगर आप इसे एज्यूम करोगे, यहां पर सर आपका एजम्पशन चलेगा कि अगर आप इसको एज्यूम करोगे कि ट्रेवलिंग अलाउंस इसने एक्सपेंस किया है तो सर ये पूरा आप एग्जेम्प्ट ले लो। मतलब आप यहां लिखोगे सर, यहां लिखोगे ट्रेवलिंग अलाउंस एग्जेम्प्ट। अगर आपने ये एज्यूम किया कि पूरा का पूरा जितना मिला एक्सपेंडिचर किया है, और अगर आप ये बोलोगे कि सर इसको ट्रेवलिंग अलाउंस तो मिला है बट इसने खर्चा नहीं किया, तो फिर वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाएगा। अगला देखो सर रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस, सेम कहानी, सेम दोनों के साथ सेम कहानी है सर। अगर आप इसको पूरा एक्सपेंडिचर मान लोगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको सर मान लोगे कि इसने एक्सपेंडिचर ही नहीं किया तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो सर अपन ये मान लेते हैं कि रिसर्च, आप चाहो तो अलग एजम्पशन ले सकते हो सर, अलग एजम्पशन ले सकते हो। तो रिसर्च को भी अपन ने ये माना सर कि इसने पूरा एक्सपेंडिचर कर दिया होगा, नहीं मानोगे तो टैक्सेबल हो जाएगा सर, ध्यान रखना सर। और दोनों एजम्पशन सही है, गलत नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं। देखो सर अब ये तो बाद में ही पता चलेगा समय आने के बाद कि इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर में क्या एज्यूम किया है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और 600 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 sons and 1 daughter। सर ये तो हर एक बच्चे को पता है कि सर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो होता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिलता है अपन को? 100 रुपए मिलता है। इसमें कितना है सर? 600 इंटू 12 इंटू 3 बच्चा, इतने का मिला है। पर एग्जाम कितना होता है सर? 100 इंटू 12 इंटू 2 करना पड़ेगा सर। ये कितना आ रहा है? 600 इंटू 12 इंटू 3, ये आ जाएगा सर 21,600। इतना मिला है इसको। एग्जाम कितना है सर? एग्जाम 2400। तो सर माइनस कर लो 2400, बचा हुआ क्या आ जाएगा? 19,200। ये टैक्सेबल आ जाएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। समझ आया? आगे देखते हैं। Accommodation owned by the PQR Limited was provided to him in Hyderabad for the whole year। सर एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया एकोमोडेशन, और फर्नीचर भी 2 लाख का प्रोवाइड किया है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021। तो सर कितने महीने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। याद रखना सर 6 मंथ की कहानी है सर, ये बात ध्यान रखना सर। एंड फर्नीचर वॉज प्रोवाइडेड फॉर 6 मंथ। सर एक चीज याद रखना, ये जब आप एकोमोडेशन का निकालोगे तो होल ईयर का, बट जब फर्नीचर का निकालोगे तो सर सिर्फ 6 मंथ्स का है। इस बात का ध्यान रखना, गलती हो सकती है यहाँ पर, स्टूडेंट से गलती हो सकती है। तो सर हैदराबाद की कहानी है सर। क्या हैदराबाद की पॉपुलेशन, देखो एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहे हैं सर, एम्प्लॉयर का है
तो यहाँ पर इस केस में हम कितना परसेंट लेंगे सर? हैदराबाद है सर, तो वहां की पॉपुलेशन सर 25 लाख से तो ज्यादा ही होगी, तो हम कितना लेंगे सर? 15% ऑफ सैलरी लेंगे। अब यहाँ पर जब अपन 15% ऑफ सैलरी कंप्यूट करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। देखो सर, यहाँ पर आप निकालोगे रेंट फ्री एकोमोडेशन, एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया सर, 15% ऑफ सैलरी होता है, तो 15% ऑफ अपन क्या क्या लेंगे सर? एक तो सबसे पहले बेसिक ले लो, 10,26,000, 12,26,000 प्लस जीए ले लो सर 410,400 प्लस बोनस ले लो, बोनस कितना था? 87,000। अब स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आएगा, सर क्या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आता है? नो सर, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड नहीं लेते, आराम से सर, कुछ भी मत करना। फिर अगला है ट्रेवलिंग अलाउंस और रिसर्च। सर अगर आप इन दोनों को टैक्सेबल मानते तो लेते, आपने तो टैक्सेबल माना ही नहीं, तो क्या हमें इसे लेना है? नहीं सर, हमें यहाँ पर नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं सर। अगला दिया हुआ सर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, क्या ये आएगा? यस सर, ये तो आएगा। 19,200 जितना टैक्सेबल है, प्लस और भी कुछ बचा है क्या? देखते हैं, और कुछ। देखो सर, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन हिज ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल, क्या ये आता है? नहीं सर, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस आते हैं। तो सर टैक्सेबल अलाउंसेस में क्या बचा हुआ है? 1,500 पर मंथ मेडिकल है, तो सर क्या ये आ जाएगा? यस सर, तो ये आ जाएगा सर 1,500 इंटू 12, मेडिकल से इंटू 12 पर मंथ, ये ना? हाँ, मेडिकल अलाउंसेस सर ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, तो ये 18,000 हो जाएगा। अब अपन सबको ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा सर। इसके अलावा और कुछ पूछो, इसके अलावा और कुछ? कंपनी हैज पेड अ प्रीमियम ऑन मेडिकल पॉलिसी परचेज ऑन हिज हेल्थ, सर ये तो परक्विजिट है, और क्या ये एग्जेम्प्ट होता है? यस सर। कंपनी अगर आपका मेडिकल प्रीमियम पे कर रही है तो क्या वो एग्जेम्प्ट है? यस सर। आपका यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में तो ये परक्विजिट है, ये टैक्सेबल है, बट रेंट्री एकोमोडेशन के टाइम पे ये काम नहीं आता, ये बात का ध्यान रखना। आगे देखते हैं सर, तो 10,26,000 प्लस 414,0400 प्लस 87,000 प्लस 19,200 प्लस 18,000, इसका इंटू 15%, ये आ रहा है मेरा, तो ये आ रहा है सर 2,34090, यही आ रहा है सर मेरा, तो यही आ रहा है 2,34090। ये आपका आ रहा है सर रेंट्री अकोमोडेशन। समझ आया? देखो सर, सिंपल कंप्यूट किए, ध्यान रखना किस चीज को आप टैक्सेबल मान रहे हो और किस चीज को टैक्सेबल नहीं मान रहे हो, ठीक है? ध्यान दो, ये अपना रेंट्री अकोमोडेशन आया। इसमें एक चीज और है सर, अगर आपको याद हो तो हमने फर्नीचर वाली भी तो बात है सर, फर्नीचर भी तो 2 लाख का प्रोवाइड किया, 2 लाख याद है? 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर, 10%। पर सर कब से प्रोवाइड किया है? ये प्रोवाइड किया है 1 अक्टूबर से। तो सर 1 अक्टूबर से कहानी है, ध्यान दो सर, ये है 1 अक्टूबर से, तो सर 6 मंथ्स की कहानी है, तो सर 6 डिवाइडेड बाई 12, ये कितना आ जाएगा सर? 20,000, ये आ जाएगा सर 10,000, ठीक? तो टोटल रेंट्री अकोमोडेशन कितना हो जाएगा सर? 2,44,000। क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, और क्या बच गया? रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, यही तो बचा है सर। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, क्या ये टैक्सेबल है? यस सर, प्राइवेट क्लिनिक में, क्यों टैक्सेबल नहीं होगा? प्राइवेट क्लिनिक सर मेडिकल एक्सपेंडिचर कितना है? 15,000, ये भी टैक्सेबल है। इसके बाद सर मेडिकल अलाउंस, क्या ये भी टैक्सेबल होता है? यस सर, मेडिकल अलाउंस भी टैक्सेबल है, 18,000 है सर। अब भी हम ऊपर निकाले थे 1500 इंटू 12 महीने, ठीक है? मेडिकल अलाउंस पूरा टैक्सेबल। इसके बाद सर ये मैंने आपको बताया था, ये एग्जेम्प्ट है। कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द टैक्स, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है, वेयर इट डज नॉट ऑप्ट फॉर प्रोविजन फॉर 115 BSc। तो सर 115 BSc अगर आप ऑप्ट नहीं करते तो आपका कितना आ जाएगा? देखो सर, देखो देखो देखो, ये इसकी ग्रॉस सैलरी आएगी ना। चलो ग्रॉस सैलरी निकालते सर, ऐड करते सबको, आराम से ऐड करते जाते हैं। ये मैंने ग्रॉस दूसरी चीज के लिए लगाया था, ध्यान दो सर। 10,26,000 प्लस 410,400 प्लस 87,000 प्लस 2,8728 प्लस 19,200 प्लस 2,34090 प्लस फर्नीचर का कितना है? 10,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000, ये आ रहा है सर ग्रॉस सैलरी 1,848
418 माइनस करेंगे सर स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है 50,000, वो आपको पता है सर अंडर सेक्शन 16 मिलती है सर। 50,000 माइनस कर दो इसमें से, तो ये आ जाएगा सर 1,798,418। सर एज पर जो मैंने एजम्पशन लिया है, अगर इंस्टीट्यूट भी यही एजम्पशन लेती है किन दो चीजों को लेके, इन दो चीजों को लेके, तो आंसर टैली कर जाएगा। बट अगर इंस्टीट्यूट ने एजम्पशन चेंज किया तो आंसर में चेंजेस आ सकते हैं। लेट्स सी सजेस्टेड आंसर कब आता है, बट एक तो बेसिक ये आंसर आ गया सर। उसके आगे देखो क्या दिया हुआ है, ये बोल रहे हैं व्हाट विल बी द इनकम फ्रॉम सैलरी इफ यू ऑफर सेक्शन 115 बीएससी। ओ माय गॉड, अगर ये बंदा 115 बीएससी लेता है तो सर यहां पर जो कंप्यूटेशन हुआ है ये चेंज हो जाएगा। अगर ये 115 बीएससी ऑप्ट करता है तो इसका कंप्यूटेशन चेंज होगा सर। 17418 प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिलेगी ही नहीं, गया पूरा गया, ठीक है। प्लस सर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन तो गई, इसके बाद ध्यान दो सर, प्लीज ध्यान देना। देखो कुछ चीजें ध्यान देने वाली है जहां पर मुझे लगता है स्टूडेंट से गड़बड़ हो सकती है सर। देखो बेसिक डीए में तो कोई दिक्कत आने वाला नहीं है सर, बेसिक डीए वैसे ही चलता है। बोनस में कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इसमें भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ट्रैवलिंग अलाउंस इस पे भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जब बात रिसर्च की आती है सर, तो रिसर्च वाली चीज अलाउड नहीं होती सर। अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट कर लोगे तो सर आप इसको क्या करोगे, ऐड कर लोगे। तो सर रिसर्च अलाउंस की अमाउंट कितनी थी यार, ये 3,000 दी हुई थी पर मंथ, इंटू 12 करोगे तो ये आ जाएगा 36,000। तो इसको अपन ऐड कर लेंगे सर 36,000 को, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है सर, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। सर क्या ये भी अलाउड होगा, नो सर ये भी आपको अलाउड नहीं होगा। तो सर आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी ऐड कर दोगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितनी एग्जामिशन मिली थी सर आपको, ये आपको मिली थी 2400 की एग्जामिशन। तो आप ऐड कर लो सर 2400 की एग्जामिशन, ये आप ऐड कर लो। उसके बाद है सर रेंट्री अकोमोडेशन 15% ऑफ सैलरी। अब एक बात जो मैं बताऊंगा, मेरे को ऐसा लगता है कि सर स्टूडेंट को एग्जाम में बात ध्यान आए ना आए थोड़ा मुश्किल है, और आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आए तो भी ठीक। सर जब आप रेंट्री अकोमोडेशन लिए थे तब आपने इसको एग्जाम माना था। जब आप 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर रहे थे तो आपका रेंट्री अकोमोडेशन ये बन गया था, ठीक। अब बात ये है सर कि अगर आप इसको टैक्सेबल करोगे, इस अलाउंसेस को टैक्सेबल करोगे, तो आपका रेंट्री अकोमोडेशन का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा सर, क्योंकि अब ये टैक्सेबल अलाउंस की कैटेगरी में आ गया। और टैक्सेबल अलाउंस की कैटेगरी में आ गया तो सर उस केस में जब अपन रेंट्री अकोमोडेशन निकालते हैं तो फिर और टैक्सेबल अलाउंसेस लेते हैं, तो ये 36,000 भी आ जाएगा। ये बात समझ आई। और प्लस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये 2400 जो आपने एग्जाम किया था ये भी अब एग्जाम नहीं होगा। तो इसको निकालने का एक सिंपल शॉर्टकट सा तरीका है, आप क्या करो 36,000 प्लस 2400, ये दोनों यही दो अमाउंट तो बने, इन्हीं दो अमाउंट का 15% निकालो। तो ये कितना हो जाएगा सर 36,000 प्लस 2400 इंटू 15%, ये आ जाएगा सर 5760। इतने से आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन बढ़ जाएगा सर। आया समझ। और कुछ है क्या रेंट फ्री अकोमोडेशन के अलावा, नहीं सर बाकी तो कहानी सेम है। फर्नीचर में दिक्कत नहीं थी। फिर ये हमने सर ये तो वैसे भी टैक्सेबल कैटेगरी में लिया था तो कोई दिक्कत नहीं थी। चलो सर, तो ये आपकी अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करते हो तो आपकी सैलरी हो जाएगी 1,798,418। ये आ जाएगा सर मेरे हिसाब से 1,89,2578। ये आपकी सर सैलरी आ जाएगी अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करते हो तो। समझ आया, ये आंसर आया सैलरी का। क्लियर है सबको, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखना, थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी इन द अमाउंट ऑफ टीडीएस टू बी डिडक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। थोड़ा सा ब्लर है, जो स्टूडेंट ने मेरे को भेजा वो थोड़ा ब्लर था यार, कोई बात नहीं, देख रहे हैं समझ आ रहा है। एसएन कंपनी पेड 25,000 टू वन ऑफ इट्स डायरेक्टर एज सिटिंग फीस। सर अगर याद हो तो सिटिंग फीस के केस में कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। तो सर 194J में टीडीएस कटता है कितना परसेंट, 10%। सर टीडीएस का क्वेश्चन सीरियसली बहुत इजी था सर, बहुत इजी। मैंने ये क्वेश्चन देखा, मुझे ऐसा लगा जन्नत है, इसमें मार्क्स मिल रहा था।
2,20,000 paid to Mr. Mohan, a resident individual, on 28 मतलब Feb 2022 by the state of Haryana on compulsory acquisition. सर अगर आपको याद हो कंपल्सरी एक्विजिशन था तो सर उसमें लिमिट कितनी सर 2,50,000. अब यहाँ तो सर 2,20,000 है, तो क्या टीडीएस की बात आएगी? नो सर, टीडीएस की तो बात ही नहीं आती है. आगे बढ़ते हैं सर. मिस्टर पुरुषोत्तम, रेसिडेंट इंडियन डीलिंग इन हार्डवेयर गुड्स, हैज अ टर्नओवर ऑफ 12 करोड़. सर ये सेलर है, ध्यान रखना. इन द प्रीवियस ईयर 2021 ही परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर अग्रवाल, अ रेसिडेंट सेलर. सॉरी ये परचेज किया है, तो यहां पर सर पुरुषोत्तम बायर हो गया सर. सॉरी, पुरुषोत्तम बायर हो गया और अग्रवाल कौन हो गया? सेलर हो गया. रेगुलरली इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, तो बायर का टर्नओवर क्या 12 करोड़ 10 करोड़ से ऊपर है? यस सर. तो क्या 194 क्यू एप्लीकेबल हो जाता है? यस सर, 194 क्यू एप्लीकेबल हो जाता है. ये अपन सीख क्या है, आगे बढ़ते हैं. और अगर 194 क्यू एप्लीकेबल होता है तो 50 लाख से जितना एक्सीड करता है उसमें 0.1% टीडीएस होता है, प्रोवाइडेड आप पैन नंबर दो. और अगर आप पैन नंबर नहीं दिए तो गए, फिर तो 5% टीडीएस होता है. द एग्रीगेट परचेज मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन वेरियस डेट्स आर 80 लाख. 50 लाख से ऊपर चले गया तो टीडीएस की बात है सर. विच आर 25 लाख, 27 लाख और 28 लाख. सर विश्वास करो ये हमारी बुक का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन मैं करवाया हूं सर अपने स्टूडेंट्स को, ये करवाया हूं क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन करवाया हूं. इंस्टीट्यूट के मैथ का क्वेश्चन है सर. बस अंतर ये है कि इंस्टीट्यूट के मैथ में ये 22 लाख था, यहाँ पर 27 हो गया. भाई एक ही तो फिगर चेंज किया है. तो सर यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो सर क्या 2 लाख रुपए पे 0.1% टीडीएस कट जाएगा? यस सर. और बचे 28 लाख पे भी 0.1% टीडीएस कट जाएगा. 50 लाख से जैसे ही एक्सेड करेगा उससे ऊपर में टीडीएस कट जाएगा 194 क्यू में. ठीक है. He credited Mr. Agrawal accounts in the books of accounts and on the same date and made the payment on this 80 lakh. Mr. Agrawal turnover देखो सेलर का भी टर्नओवर दिया, बायर का भी टर्नओवर दिया है, मतलब टीडीएस और टीसीएस दोनों एप्लीकेबल है. बट सर अगर दोनों एप्लीकेबल होता है तो हम किसको अप्लाई करते हैं सर? टीडीएस. याद है ना सर, अगर दोनों एप्लीकेबल होता है तो अपन टीडीएस को अप्लाई करते हैं. ये अपन पढ़ क्या है सर. आगे बढ़ते हैं सर. देखो अगला क्वेश्चन. कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर प्रखर for the assessment year 22-23 and the losses to be carry forward. Very good. Set on set off का है सर, बहुत easy question है. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ, कंप्यूटेड दिया हुआ है सर, कंप्यूटेड दिया है, 30% माइनस करने मत जाना. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर दिया हुआ है सर, वेरी नाइस. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड. मेरे से एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था सर ये एग्रीकल्चर लैंड अर्बन है कि रूरल है? सर देखो अब यहाँ पर एजम्पशन है. सर आप एक बात बताओ, आप अगर इसको रूरल मानोगे तो ये दिया ही क्यों है? इसीलिए सर आप अगर अर्बन मानोगे तो सर आप इसको एडजस्ट कर पाओगे. मेरे हिसाब से सुटेबल एग्जाम्पशन ये है कि आप इसको अर्बन मानो और इससे इसको एडजस्ट कर लो. बहुत सिंपल है. इनकम फ्रॉम रबर बिजनेस, ये घुमाने वाला पॉइंट था सर. कितने स्टूडेंट को ध्यान आया होगा कि सर रबर बिजनेस से जो इनकम होती है उसमें सिर्फ 35% क्या होती है सर? बिजनेस इनकम, और बाकी एग्रीकल्चर इनकम होती है. तो 80 लाख का आपको 35% करना था. ये कितना होता है भाई? 80 लाख का 35% ये होता है सर 28,000. इतनी ही हमारी क्या हो जाएगी सर? बिजनेस इनकम, और बाकी क्या है? एग्रीकल्चर इनकम. तो सर जो बिजनेस इनकम है वही आपकी क्या होगी? एडजस्ट होगी सर, सेट ऑन सेट ऑफ होगी. क्योंकि लॉस फ्रॉम गारमेंट बिजनेस दिया हुआ है सर 70,000, तो आप इससे इसको एडजस्ट कर सकते हो सर. ठीक है. लॉस फ्रॉम बेटिंग इसका कुछ नहीं करते हैं सर. लॉस फ्रॉम लॉटरीज का, इनकम फ्रॉम लॉटरीज का कुछ नहीं करते. ये कहीं से कुछ एडजस्टमेंट वाली बात नहीं है सर. मेरे हिसाब से तो ये सेट ऑन सेट ऑफ का क्वेश्चन बहुत ईजी था, इसमें कुछ खास था नहीं सर, बहुत ईजी था. आगे देखो अगला क्वेश्चन. मिस्टर ए एम्प्लॉयड विद बी प्राइवेट लिमिटेड रिसाइडिंग इन चेन्नई फाइल्ड हिज रिटर्न ऑन इनकम ऑन 13 जुलाई. ही हैज नो अदर इनकम अदर देन सैलरी. ओके. ही हैज फेल्ड टू लिंक हिज आधार. ओ माय गॉड सर, लिंक हिज आधार, ये लिंक करना भूल गया सर. तो 234H की पेनल्टी वाली बात आती थी सर. और पेनल्टी के लिए सर पहले तो बोल रहे लास्ट डेट. लास्ट डेट क्या होती थी सर? 31 मार्च आपकी लास्ट डेट होती थी सर लिंक करने की पेन. अगर आप लिंक नहीं करते हो तो सर क्या पेनल्टी की बात आती है? यस सर, पेनल्टी की बात आती है 234H में. और उसके बाद ये बोल रहा है सर कि कुछ एक्सेप्शंस होते थे. यस सर, आधार अगर आपने आधार पे लिंक नहीं किया है तो लिंक नहीं करने के भी कुछ एक्सेप्शन थे. बेसिकली 4 एक्सेप्शन दिए हुए थे. ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी टिपिकल नहीं है, कुछ भी मतलब ऐसे घुमाने वाला पॉइंट नहीं है इसमें. आई मेरी बात समझ. अगला देखो सर 4th नंबर का क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, ध्यान देना सर 4th नंबर के क्वेश्चन में. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर चार्जेबल टू टैक्स एंड द अमाउंट लायबल टू टैक्स. पहले तो बताना है चार्जेबल टू टैक्स है कि नहीं, फिर कितना अमाउंट लायबल टू टैक्स है. इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन 3 लाख रुपीज रिसीव्ड ऑन 31 March 2022 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टुवर्ड्स अर्बन लैंड एक्वायर्ड बाय इट
40% ऑफ द एनहांस कंपनसेशन इंटरेस्ट पर्टेन्स टू प्रीवियस ईयर 2021। सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने इंटरेस्ट से रिलेटेड ये सीखा था सर कि अगर इंटरेस्ट मिला है तो जिस साल मिलेगा क्या उस साल टैक्सेबल है? यस सर। क्या पूरा टैक्सेबल है? नो सर। आईयूएस में टैक्सेबल है 50% एज एन एक्सपेंस अलाउड और 50% ही टैक्सेबल है। आया याद? बहुत इजी, बहुत सिंपल। सेकंड देखो सर, सेकंड क्या बोल रहा है? नारायण ट्रांसफर्ड 1000 शेयर्स ऑफ बीएस लिमिटेड टू एबी प्राइवेट लिमिटेड ऑन 1/6/2021 फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 2 लाख when the fair market value of the share same as on transaction date was 3 lakh. Okay, the index cost of acquisition of the share for Narayane was 2,75,000. The transfer was effected off market. Off market मतलब सर स्टॉक मार्केट में नहीं हुआ है, स्टॉक मार्केट में नहीं हुआ है मतलब एसटीटी भी पे नहीं हुआ है, ध्यान रखना। on which STT was not paid. BS Limited is a closely held unlisted company. सर क्लोजली अनलिस्टेड कंपनी है तो सर अनलिस्टेड कंपनी है, अनकोटेड शेयर्स है, और अगर अनकोटेड शेयर है तो सेक्शन 50CA जिंदा आ जाता था। और सेक्शन 50CA क्या बोलता था सर? एक सिंपल सी बात ये बोलता था कि अगर अनकोटेड शेयर है तो उस केस में आप फेयर मार्केट वैल्यू देखोगे, कंसिडरेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 3 लाख। 3 लाख माइनस आप 2,75,000 करोगे तो क्या आ जाएगा सर? 25,000। ये 25,000 टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। इसके हाथ में सर कैपिटल गेन आ जाएगी सर, क्योंकि सर ट्रांसफर किए, कौन ट्रांसफर किए? बीएस लिमिटेड। तो बीएस लिमिटेड के हाथ में कैपिटल गेन आ जाएगा कितने का? 25,000 का। क्लियर हुआ? ये सबको सिंपल था, बहुत सिंपल था। अनलिस्टेड शेयर्स है, अनकोटेड शेयर्स है तो उसका ट्रीटमेंट ये होता था कैपिटल गेन में। आगे बढ़ते देखो सर, ए रिसीव 5 लाख ऑन 1 मार्च 2022 फ्रॉम श्री पक्का चैरिटेबल ट्रस्ट for meeting his medical expense. The trust is registered under section 12AB. सर अगर आपको याद हो, अगर हम चैरिटेबल ट्रस्ट, याद है सर कुछ एक्सेप्शन होते थे जहां पर सेक्शन 56 की टैक्सेबिलिटी नहीं आती थी सर, ये वही केस है। अगर आपको चैरिटेबल ट्रस्ट से पैसा मिलता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं आती, एक्सेप्शन में फॉल करता है सर। बहुत सिंपल इजी था सर। आगे देखो, प्रिया एज 61 years, his total income is 7,50,000 including income from profession। बता रहे सर for the assessment year 2023 has paid an advance tax। मैडम ने एडवांस टैक्स भी पे किया सर 13 दिसंबर 2021 को। She has filed a return of income on 15/6/2022। सर क्या पहले ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल कर दिए? यस सर। इंडिविजुअल है तो 31 जुलाई ड्यू डेट लास्ट होती है, ये तो जून में ही कर दिए रिटर्न फाइल। वेरी गुड। कैलकुलेट द सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल एंड द इंटरेस्ट देयर ऑन। सर 234A का तो इंटरेस्ट आएगा ही नहीं क्योंकि रिटर्न तो टाइम पे डल गई है। सर 234B का इंटरेस्ट आएगा? यस सर। अब कैसे आएगा सर? हमें तो टैक्स निकालना पड़ेगा। अब देखो सर 7,50,000 इसकी इनकम थी, ठीक है ना सर। अगर आपको याद हो तो सर अगर आपने एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया है या पे किया तो 90% से कम पे किया है सर, यहाँ तो आपको अलग से देख के पता चल रहा है सर, इसने सिर्फ 10,000 पे किया है तो 90% से कम ही पे किया है, तो सर 234 का इंटरेस्ट कितना होगा? वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अपन क्या करेंगे सर, पहले टैक्स निकालते हैं। देखो 7,50,000, इसकी एज है 61 years, तो देखो 7,50,000 माइनस 3 लाख, अपन को इसमें पहले इसका टैक्स निकालना पड़ेगा। माइनस 3 लाख कर लो तो ये बचेगा 4.5 लाख, ठीक है। नेक्स्ट 2 लाख पे 5% है और अगले 2.5 लाख पे 20% है, तो ये आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा सर 60,000, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 50,000 है, तो ये आ जाएगा सर 60,000, ये 60,000 आया, ठीक। क्या इसने, अच्छा प्लस 4% भी है तो 60,000 प्लस 4%, ये आ जाएगा सर 62,400, इतने का इसका टैक्स बनता है। सर क्या ये 90% से कम एडवांस टैक्स दिया है? यस सर, इसने तो सिर्फ 10,000 दिया है, तो सर क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 234B का? यस सर लगेगा, बट कैसे लगेगा? देखो सर इसमें अपन 10,000 जो उसने एडवांस टैक्स पे किया वो माइनस कर लेते हैं, तो बचेगा कितना 52,400। अब कितने महीने का लगेगा सर? ध्यान दो सर, कितने महीने का लगता है? वेरी सिंपल, अपन कंप्यूट करते हैं 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से कब तक? 1 अप्रैल से कब तक सर? जब तक, ध्यान से सुनना सर, 1 अप्रैल से अपन कंप्यूट करना चालू करते तब तक जब तक उसने रिटर्न फाइल करके पे ना कर दिया हो। तो सर इसने 15 सर जून को रिटर्न फाइल करिए और बैलेंस अमाउंट पे कर दिया है, तो सर इसका निकलेगा अप्रैल, मई और जून 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा सर। तो इसका
3 महीने का इंटरेस्ट, देखो सर, इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स, तो ये आ जाएगा सर 52,400 इंटू 1% इंटू 3, ये आ रहा है सर 1572। ये इसका इंटरेस्ट आ जाएगा किसके अंदर, 234 बी के अंदर। अब इस क्वेश्चन में तो 234 सी भी पूछा है सर। अब सी में तो आपको कंप्यूट करना पड़ेगा सर, सी में तो आपको मेहनत है। मेहनत क्यों है सर, क्योंकि वहां पर क्वार्टरली चलता है, तो क्वार्टरली के केस में मेहनत हो जाती है सर। यहाँ पर आपको 15, 45, 75 और 100, बहुत सिंपल है सर, टफ नहीं है। पर ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि सर इसने जो एडवांस टैक्स पे किया है वो 13 दिसंबर को पे किया है। तो पहले 2 क्वार्टर का जो आप निकालोगे, ध्यान देना सर, पहले जो 2 क्वार्टर का निकालोगे मतलब 62,400 इंटू 15% करोगे, 62,400 इंटू 45% माइनस 15% करोगे, ठीक है। और अगला जब आप दिसंबर वाले क्वार्टर में देखोगे तो 62,400 माइनस 10,000, ये जो आएगा इसका करोगे 75% माइनस 45% जो आपने पे किया है। नेक्स्ट सेम 62,400 माइनस 10,000 इंटू 100% माइनस जो आपने 75% पे किया। समझ आया? ये आपको 4 इंस्टॉलमेंट में निकालना पड़ेगा। ये मैंने आपको रफ में बताया सर, बट अगर आपने इसी तरीके से किया होगा तो सही होगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते सर, देखो, मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट एज 56 years till recently was a successful businessman filing his return of income regularly and promptly ever since he obtained PAN card. कितना अच्छा आदमी है सर। During the COVID-19 pandemic, his business suffered severely and incurred huge losses. सबको हुआ सर। He was not able to continue his business and finally on 1st January 2022, he decided to wind up his business. अब बिजनेस बंद करना चाहता है, which he has promptly intimated to the jurisdictional assessing officer अबाउट द क्लोजर ऑफ बिजनेस। उसने बता भी दिया कि भैया मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूं, उसने सामने से बता दिया। द असेसिंग ऑफिसर सेंट हिम अ नोटिस टू टैक्स द इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर 2023 ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 21-22 इटसेल्फ। अब ये क्या हो रहा है पता है सर, सर जो असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करना होता है उस टैक्स को ये बोल रहे हैं कि हम प्रीवियस ईयर में कलेक्ट करना चाहते हैं। असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है कि मैं प्रीवियस ईयर में टैक्स कलेक्ट करना चाहता हूं, तो क्या ये कलेक्ट कर सकता है? यस सर, असेसिंग ऑफिसर कर सकता है। बट ये करने के लिए याद है 5 ऐसे केसेस होते थे, बेसिक चैप्टर में पढ़ते थे सर कि 5 एक्सेप्शन है प्रीवियस ईयर का, जिसमें एक वन ऑफ द पॉइंट पढ़ते थे डिसकंटिन्यूअस बिजनेस, जहां पर आप प्रीवियस ईयर जिस साल में कमाओगे उसी साल आपसे टैक्स वसूल लिया जाएगा। वही क्वेश्चन है सर, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा ईजी है। चलो अब एक और वाला और क्वेश्चन है, देखो सर क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना, फोकस करना मेरे तरफ, ठीक है, पूरा ध्यान मेरे तरफ। देखो लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना सर। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रमन एंड हिज वाइफ सविता। सर दोनों की टोटल इनकम निकालना है फॉर द असेसमेंट ईयर 2023। देखो, मिस्टर रमन हैज अ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ 5 लाख इन द बैंक। He instructed the bank to credit the interest on deposit 6% from 1/4/2021 to 31st March 2022 to the saving account of his brother's son for his education. सर रमन ने अपने भाई के बेटे के लिए ट्रांसफर किया, बिना एसेट के इनकम ट्रांसफर हुई है। तो सर कितनी इनकम ट्रांसफर हुई है? इंटरेस्ट इनकम 5 लाख, इसका 6%, 30,000 की इंटरेस्ट ट्रांसफर इनकम की है सर, इंटरेस्ट की इनकम ट्रांसफर किया रमन, तो क्या ये रमन के हाथ में क्लब हो जाएगी? यस सर। ध्यान दो, अगला दिया हुआ है, इसको ना आप ऐसे लिखो, क्योंकि रमन और सविता अपन को दोनों की इनकम निकालना है, तो रमन की हो गई 30,000। आगे बढ़ते हैं। सविता इज अ बीकॉम ग्रेजुएट एंड वर्किंग इन द एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एज एन अकाउंटेंट विद अ मंथली सैलरी ऑफ 25,000। रमन होल्ड्स 30% इक्विटी शेयर्स। सर तो क्या रमन का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है? यस सर। और क्या वाइफ के पास कोई प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन है? नहीं सर। तो वहां से जो सैलरी मिल रही है क्या वो रमन के हाथ में क्लब हो जाएगी? यस सर। तो मंथली सैलरी 25,000, तो इंटू 12 कर लो, तो ये 25,000 इंटू 12, ये आ जाएगा सर 3 लाख रुपीज सैलरी। और भूलना मत स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो है, तो ये आ जाएगा सर 2,50,000। तो रमन का हो जाएगा सर 2,50,000 जो रमन के हाथ में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रमन स्टार्टेड अ प्रोप्राइटरी बिजनेस ऑन 1/4/2020 विद अ कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड ही इंकर्ड अ लॉस ऑफ 2 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। टू ओवरकम द फाइनेंशियल पोजीशन, सविता गिफ्टेड अ सम ऑफ 4 लाख। देखो भाई
10 लाख था, 10 में से इस बंदे ने 2 लाख का लॉस कर दिया, तो इसकी कैपिटल अब कितनी हो गई 8 लाख, वाइफ की कैपिटल कितनी हो गई 4 लाख। तो प्रैक्टिकली सर रेशियो क्या हो गया 2:1 या 8:4 जो आपको चले सर। विच वॉज इमीडिएटली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय मिस्टर रमन, ही अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख रुपीज। अच्छा 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो 3 लाख रुपीज के 2 हिस्से हो जाएंगे सर, एक 2 और एक इधर, तो 3 लाख डिवाइड बाय 3, तो इधर चल जाएगा 2 लाख और इधर चल जाएगा 1 लाख। ये क्लियर हुआ। तो सर रमन की इनकम यहां पर हो जाएगी सर 2 लाख, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 1 लाख जो सर सविता का रहेगा, क्योंकि उसने जो कैपिटल दिया, उसने जो गिफ्ट दिया है वो उसका पार्ट रहेगा, ध्यान रखना सर, ठीक है। साजन बोल रहे सर, यंगर सन ऑफ रमन एज 17 years who in a debate competition during the annual competition held at his school received a cash reward of 10,000 and he also earned interest of 7,000 on the balance maintained in saving bank account। सर देखो कैश रिवॉर्ड जो इसने एनुअल कंपटीशन से जीता, ये इसकी स्किल है, माइनर है, इसकी स्किल है, ये क्लब नहीं होगा। बट जो 7,000 इसको सेविंग बैंक अकाउंट से मिला है, क्या ये क्लब हो जाएगा? यस सर। पर क्या 1500 की एग्जेम्पशन भी मिलेगी? यस सर। तो क्लब कितना होगा सर? 5500, याद रखना सर 5500 क्लब होगा। अब बात ये आ रही है सर क्लब किसके हाथ में होगा, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना सर। तो क्लब देखो सर, जब आप देखना चाहोगे तो सैलरी इनकम, देखो जब आप क्लबिंग की बात करोगे तो सर क्लबिंग के लिए आपको देखना पड़ेगा किसकी इनकम ज्यादा है सर, हस्बैंड या वाइफ। जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके हाथ में ये माइनर सन की इनकम क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इजी था, इस क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस टफ नहीं था। बट सर ये हमने क्या किया, इनकम टैक्स के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट किए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग हड़बड़ाना मत, जितना जल्दी हो सकता है मैं जीएसटी के भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा। बट सर प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, ताकि लोग इसको देख के इवैल्यूएट कर पाए कि हम किस पोजीशन में, इनकम टैक्स हमारा कैसा गया। चलो एमसीक्यू तो आप खुद अपने आप से ही जज करोगे, क्योंकि वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बट कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में हमारा हाल क्या है, और उसके बेसिस में स्टूडेंट प्लान कर पाए। याद रखना, इसको प्लीज फ्रेंड्स तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अभी भी जीएसटी का बचा हुआ है सर। जीएसटी का अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू फ्रेंड्स।